यहाँ पर हम लोग मेगा रिवीजन में बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, डिफाइन इक्वल सेट, और आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ये सबसे पहले आप लेट कर लेंगे। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। साथ में ये भी कहा है बी के अंदर जो भी एलिमेंट हो वो ए के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, देन सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। एग्जाम्पल देखो, सेट ए पर आपके एलिमेंट एक्स वाई जेड हैं, ये एक्स वाई जेड सेट बी में भी प्रेजेंट हैं। ओके, या ऐसे कहो बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं। ये होना चाहिए ए का सभी एलिमेंट बी में एंड बी के सभी एलिमेंट ए में। तो इस केस में हम इन्हें ए इक्वल बी बोलते हैं और इस तरीके से लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में इफ एन का मतलब nth टर्म को एन कहा जाता है। ठीक है, और आपको उन्होंने बताया है कि एन जो है वह इक्वल है -1 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1। ठीक, आपसे फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए कहा है। फिफ्थ टर्म मतलब अब यहाँ पर आप n के पोजीशन पे 5 रखेंगे तो a5 ये बनेगा -1 की पावर, राइट में भी n के पोजीशन पर 5 -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 माइनस माफ़ कीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 की पावर 5 + 1, ये हो गया -1 की पावर 4 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका आंसर 64। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको tan थीटा की वैल्यू 1/2 दे दिया, tan फाई की वैल्यू 1/3 दे दिया। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ थीटा +5, थीटा +5 किसके इक्वल आएगा, यानी क्या वैल्यू आएगी इसको बताना है। यहाँ पर थीटा है क्या, थीटा आर्गुमेंट है। ठीक है, किसका आर्गुमेंट है, तो आप कहोगे tan का आर्गुमेंट है, फाई ये भी tan का आर्गुमेंट है। ठीक है, और यह एक एंगल है। ओके, अब कैसे निकाला जाएगा इसके लिए देखो, आपको tan a + b की आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए। तो ये आपको आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी की है। अब यहाँ पर tan थीटा आपको 1/2 दिया गया है, tan फाई 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पर रखा जाएगा, न्यूमरेटर में रखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक, डिनोमिनेटर में भी रखेंगे तो ये 1 है तो यहाँ 1 लिखा गया है, tan थीटा आपका 1/2 लिखा गया है, मल्टीप्लाई tan फाई 1/3 लिखा गया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, ये न्यूमरेटर का आंसर ये बनेगा और डिनोमिनेटर का आंसर ये बनेगा। ठीक, अच्छा न्यूमरेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6, 3 + 2 5/6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6, 5/6 5/6 कैंसिल 1। अब आप सोचो वह कौन सा एंगल है जिसका tan 1 होता है, तो आंसर आएगा 45 या 5 π/4। तो ये पता चल गया थीटा +5
आपका π/4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका है डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू इवेल्युएट करना है। n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2। ठीक है। ये आपका n फैक्टोरियल है, ये n माइनस आर फैक्टोरियल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n के पोजीशन पर 6, ठीक है, और r के पोजीशन पर 2 ऐसा रखेंगे। तो ये आपका 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 6 फैक्टोरियल को आप 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये इससे कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 5 30, ये आंसर बन गया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा जी आर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। ठीक है। सच दैट कैसे हैं देखो आगे, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट 0 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। कैसे बना है? x आपका इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो इसमें से आपने 0 को इसमें रखा, ये 0 ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट दोनों जगह रखे जाएंगे। तो ये आपका 0 बन गया, 0 + 5 5 बन गया। तो इस तरीके से एक ऑर्डर पेयर आ गया। ओके। अच्छा, अब आप सेकंड ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 रख कर। 1 यहाँ पर भी रखेंगे, 1 यहाँ पर भी रखेंगे। तो ये आपका 1 1 + 5 6, ये सेकंड ऑर्डर पेयर। क्रम से आप सेकंड रखेंगे, थर्ड रखेंगे, 4 रखेंगे और फिर 5 को रखेंगे, ऐसे इसमें पुट करेंगे। ठीक। तो आपके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। कितने ऑर्डर पेयर बने? 1 2 3 4 5 6। अब आपने 6 नंबर भी रखा, 0 1 2 3 4 5। ठीक। 0 को लेकर 6। तो अब यहीं से हमारा डोमेन निकलता है। कैसे? ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। ठीक है। डोमेन एक सेट होता है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है। ठीक। ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज कहलाता है, इस तरीके से लिखना नेसेसरी है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको एंगल दिया गया है, और वो एंगल दिया गया है π/3, 5 π/3 डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है रेडियन में ये, तो डिग्री में लिखना है। ओके। कैसे लिखोगे उसको सुनो। आपको ये रिजल्ट याद है होना चाहिए। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपान पाई डिग्री, ये आपका डिग्री। ओके। अच्छा, अब हमें 5 π/3 किसके इक्वल आएगा? तो आपको 180 अपान पाई में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5 π/3, और फिर कैंसिल करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 60 बनेगा, 60 × 5 300 डिग्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से है।
यहाँ पर बताया गया है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और x प्लस 1/x की पावर कितना है 6 है, तो पावर 6 है तो टोटल 7 टर्म बनेंगे। ठीक है, 7 टर्म्स। पहला टर्म 6c0 से स्टार्ट होगा, दूसरा 6c1 से, थर्ड 6c2 से, फोर्थ 6c3 से, फिफ्थ 6c4 से, सिक्स्थ 6c5 से और लास्ट 6c6 से। 0 से चलता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है, यहाँ चलता है फिर 6 तक रह जाता है। ओके, 1 से अगर देखा जाए तो 6, 0 को लेकर 7 टर्म हो गए। ठीक, अच्छा एक बात और, 6, 0 का डिफरेंस पहली क्वांटिटी की पावर लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 6 यहाँ 1 है, इनका डिफरेंस 5, फर्स्ट क्वांटिटी की पावर। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट क्वांटिटी की पावर जो होगा 6 - 2 4। पहली क्वांटिटी की पावर ऐसे लिखी जाती है। सेकंड क्वांटिटी की पावर यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, जैसे यहाँ 0 है तो 0, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2। ठीक, अच्छा एक बात और, इन दोनों के पावर का सम 6 बनेगा। किसी भी टर्म में देख लो, 4 + 2 का सम 6, 3 + 3 का सम 6, 2 + 4 का सम 6। ठीक है, किसी चाहे जो भी टर्म देखो सबका 6 - 0 + 6 6 - 0 + 0 6 ऐसे। अब इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अब है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, a1 दिया गया है और साथ में आपको nth टर्म भी दिया गया है। कैसे दिया गया है ज़रा देखो, an = 3 टाइम्स an - 1 + 2। ये वैलिड है फॉर ऑल n > 1। इसमें हम n की वैल्यू 1 से अधिक रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बोला है। तो 1 से अधिक रख सकते हो, तो 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास a1 है, हम यहाँ 2 रखेंगे। तो a2 कितना बनेगा, 3 टाइम्स a2 - 1 + 2। ये बन जाएगा 3 टाइम्स a1 2 - 1 1 + 2। a1 की वैल्यू 3 टाइम्स 3, a1 की वैल्यू 3 + 2, ये हो गया 9 + 2 = 11। तो फर्स्ट टर्म 3 था, सेकंड टर्म 11 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मीन डिविएशन अबाउट द मीन। जिसके अबाउट कहेगा पहले वही चीज़ आपको फाइंड करना होगा, ये बात ध्यान देना। तो किसके अबाउट बोला है, मीन के, तो आप मीन सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो आपको जो डाटा हैं अनग्रुप डाटा हैं, तो अनग्रुप डाटा में हम जितने भी डाटा हैं हम सबको सम करते हैं। फार्मूला है समेसन xi, i की वैल्यू 1 से काउंट करो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। कितना बनेगा सम, इन सबको आप सम कर लो। ठीक है, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, ये सम करो। अब इसके बाद x बार निकाला जाएगा। फार्मूला है
समेसन एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक होल डिवाइडेड बाई 8, जितने ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। तो ये बन गया आपका एक्स बार। अब एक्स बार यहाँ से आ जाएगा, इसका सम कैलकुलेट करके यहाँ देखो, यहाँ लिखो अपॉन 8 आंसर। ओके, अब उसके बाद आपको एब्सोल्यूट डिवीज़न निकालना है। एब्सोल्यूट डिवीज़न कैसे निकलेगा? समेसन, पहले तो एब्सोल्यूट डिवीज़न निकालेंगे मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार करके, ठीक। तो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद समेसन करेंगे इसका, होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक। ये फार्मूला बनता है मीन डिवीएशन का, ठीक है। ये फार्मूला अबाउट मीन, इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर द इनक्वलिटी। ये आपके पास इनक्वलिटी है, तो यहाँ इनक्वलिटी का जो सिंबल है इसे आप इक्वल की तरह ट्रीट करें और सॉल्व करें। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 6x इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3, ठीक है। 3 को राइट में और 7 को लेफ्ट, वो माफ़ कीजिए 6x को लेफ्ट में, ठीक है। ऐसे किया गया। तो फिर ये बन गया -2x इज ग्रेटर देन 4। अब -2 से डिवाइड कराएंगे तो x इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, -2, ठीक, ये बन गया। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आंसर जो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -2 के पहले तक, ठीक है। तो ये आंसर आया। ये आंसर हमारा जब भी इक्वलिटी का आंसर आएगा वह एक सेट में आएगा। ये आपका एक सेट होता है जिसे हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9th हो गया, 11th पर आते हैं। 11th क्वेश्चन में डबल इनक्वलिटी है। तो पहले आप सुनो कैसे इसे रीड करोगे। तो 5x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू -8 लेस देन 7। ऐसे रीड करेंगे, लिखेंगे भी ठीक ऐसे ही। अब देखो तुम, यहाँ पर -3 है तो हम +3 ऐड कराएंगे, ठीक है। तो +3 कहाँ कहाँ ऐड होगा? तो पहले तो 5x माइनस 3, इसमें +3 ऐड करेंगे, -8 में भी +3 ऐड करेंगे और 7 में भी +3 ऐड करेंगे। जो काम करेंगे वो सबके साथ करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से इस इनक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बन क्या गया? देखो, ये बन गया आपका -5 और ये बन गया 5x और ये बन गया 10, ठीक है। इनक्वलिटी का सिंबल लगा लेंगे। अब आप 5 से डिवाइड कराएंगे, तो इसके यहाँ कराएंगे तो x बन जाएगा और यहाँ कराएंगे तो -1 और यहाँ पर कराएंगे तो 2। अब भी इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आंसर क्या मिला? आपका आंसर मिला x बिलोंग्स टू -1 पर इक्वल है तो -1 पर क्लोज्ड और 2 पर ओपन है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। ये आंसर बना, ये आंसर है, ठीक है। ये सलूशन है, सलूशन सेट जिसे कहेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ IQ का फार्मूला दे दिया गया है पहले आपको, ठीक है।
और फिर बताया गया कि यहाँ पर CA जो है वो क्रॉनिकल एज है और MA जो है वो मेंटल एज है। ठीक, और फिर आपको एक इनइक्वलिटी दिया क्वेश्चन में कि IQ इज ग्रेटर आर इक्वल टू 80 एंड लेस आर इक्वल टू 140। ठीक, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। अब फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। ठीक है, यानी MA का रेंज बताना है। तो सबसे पहले आप ये फार्मूला लाएंगे, आप यहाँ पर रखेंगे। जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा, IQ के पोजीशन पर रखेंगे MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर इनइक्वलिटी का सिंबल है और इधर है, लगा देंगे। यहाँ पर 80 लिखेंगे, यहाँ पर 140 लिखेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पर तुम देखो, CA आपको कितना दिया गया है, क्रॉनिकल एज 12 ईयर्स। तो CA के पोजीशन पर आपको लिखना है अब 12। ठीक है, आपको लिखना है 12। अब यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसको 12 से कराओगे तो इसको भी 12 से कराओगे, इसको भी 12 से कराओगे। ठीक है, ये 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 960 और ये बन जाएगा ये। अब इसके बाद इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, अब सोचो क्या करना है तुम्हें, 100 से डिवाइड कराओ सबको। तो 100 से डिवाइड कराओगे तो ये तो MA हो जाएगा, ये आपका 9.6 बन जाएगा और इधर आपका 16.8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि मेंटल एज की रेंज यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ठीक है, ये तो सेक्शन A हो गया और सेक्शन B के सभी क्वेश्चन हो गए। सेक्शन C पर आते हैं। सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सेट A दिया गया है, सेट B दिया गया है, सेट C दिया गया है। आपसे A इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करने के लिए कहा है। तो पहले आप B यूनियन C फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद A को आप लिखेंगे जो दिया गया है, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और फिर B यूनियन C आप फाइंड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, अभी दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है आपका क्वेश्चन है, ज़रा देखो। ठीक है, कितने कितने पर्सन हैं देखो, 50 इन अ ग्रुप, 50 इसी पे बात कर रही चलेगी। ठीक है, अब 35 कैसे हैं, हिंदी। ठीक है, फिर 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक, एंड all the pupil speak at least one of the two language। कहने का मतलब इसमें जितने 50% हैं ये सब के सब या तो हिंदी या तो इंग्लिश पर हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी pupil स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ध्यान देना, यदि हिंदी को हम लोग H कहें और इंग्लिश को E कहें, ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी इंग्लिश की बात करे और नॉट हिंदी, हिंदी की बात ना करे, यानी -H।
इसमें कितने पर्सन आएंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अच्छा अब सुनो आप, टोटल कितने हैं। टोटल के लिए आपका ये है नंबर ऑफ एलिमेंट ई यूनियन एच कहो चाहे एच यूनियन ई कहो, ठीक, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आया तभी हम समझा देते हैं। एच में कितने हैं देखो, एच में आपके हैं, एच का मतलब हिंदी, कितने हैं टोटल कितने हैं 50, तो ये बन गए 50। ठीक है, माइनस एच का मतलब हिंदी, हिंदी में कितने हैं 35, तो ये बन गए 35, तो कितना आया 15। अब कहोगे ये फार्मूला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, अभी समझाते हैं। देखो लिखोगे कैसे आप उसको सुनो। तो सबसे पहले सेट लेट कर लोगे एच, ठीक है, डिनोट द सेट, ठीक, हिंदी के ऐसे सिमिलरली इंग्लिश के लिए डिनोट करोगे सेट को। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच यूनियन ई 50, एच 35 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 25 हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया फार्मूला, ये फार्मूला कैसे बना है कैसे आया है इसको समझाते हैं। तो बेटा जी ये आपका हुआ एच, वे डायग्राम से बता रहे हैं, ये हुआ आपका ई, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यदि मैं ई यूनियन एच की बात करूं तो ये पूरा पोर्शन किसको बताता है, ई यूनियन एच को, या कहो एच यूनियन ई को। ठीक, अब इसमें से हम लोग एच को क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो एच कहाँ तक है, एच आपका ये है एच। अगर इस पोर्शन को बाहर कर दिया जाए, इस पोर्शन को बाहर कर दिया जाए, ये वाला पोर्शन जो हम अभी कलर का दिखा रहे हैं वाइट से दिख रहा है आपको, इसको यदि आप निकाल दो तो क्या बचेगा, तो केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे आप ई माइनस एच के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यही बात यहाँ पर हुआ है, ई यूनियन एच से आपके एच वाले एलिमेंट निकल गए, ई माइनस एच के बच गए। ठीक, ये तो हो गया, ये पता चल गया 50% ऐसे हैं जो कि ओनली इंग्लिश के हैं, हिंदी के नहीं हैं। ठीक है, अच्छा अब साथ में आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इंग्लिश कितने स्पीक करते हैं, तो इसके लिए आप ये फार्मूला है, यह फार्मूला सभी बच्चों को याद है। ठीक है, इसमें ये आपका 50 है, ये आपका 35 है, ये आपका 25 है, ये निकल जाएगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जीपी का क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12। तो जब भी इस तरीके से आपसे कहे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म एंड देयर प्रोडक्ट, तो आप बेटा पहले टर्म को A/R, सेकंड टर्म को A, थर्ड टर्म को AR, ठीक ऐसे लेट करेंगे, इनके बीच में क्या लगाएंगे प्लस, क्वेश्चन के रिगार्डिंग सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म किसके इक्वल है 13/12। अच्छा एंड देयर प्रोडक्ट, यानी पहला A/R, सेकंड A, थर्ड AR, इनका प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे।
थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे। ठीक, यहाँ से ए की वैल्यू -1 आ जाती है, आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू -1, ए इक्वल टू -1। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, रखने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ए कामन कर लोगे और फिर ये बन जाएगा 1/r + 1 + r इक्वल टू 13/12। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे, अब -1 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा r1 + r+r², ये -1 इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -13/12। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये सारी बातें हमने आपको बताया कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, ये बन गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करो, सॉल्व करने पर r की 2 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यूज आती हैं, तो एक वैल्यू -4/3, एक -3/4। ठीक, r की वैल्यू -4/3 को आप, r आपका क्या है, कॉमन रेशियो। अब पहला टर्म आपका -1 है, तो आप यहाँ पर रखें। ठीक है, ये आपके फर्स्ट 3 टर्म थे, यहाँ पर रखें, तो आपका बन जाएगा ये रिजल्ट। और जब फिर आप ये रखेंगे तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, जितने कॉमन रेशियो बनते हैं उतने सीरीज बनते हैं, उतने सीक्वेंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रूव करना है cos 4x = 1 - 8 sin square x cos square x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो cos 4x है, cos 4x, तो इस 4x को तुम लिखोगे 2 × 2x। ठीक, ऐसे लिखोगे, और ये a का काम करेगा, तो a का काम करेगा, तो ये बन जाएगा cos 2a। अब तुम्हें cos 2a की आइडेंटिटी याद होगी, क्या होती है, 1 - 2 sin square a। ठीक है, तो ये यहाँ देखो ऐसे ही है, अगर इसे आप a बोलो तो ठीक ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा है आपसे, तो इस आइडेंटिटी से ये रिजल्ट बन गया। ठीक, अच्छा, अब सुनो आगे। sin 2x की आइडेंटिटी आपको याद होगी, 2 sin x cos x होती है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो स्क्वायर करने पर ये 4 बनेगा, 4 × 2 8, साइन के स्क्वायर sin square x, cos x² cos square x, ये RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ये और करके आया है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप। यहाँ पर आपसे फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter, use pi = 22/7। ध्यान देना, आप एक सर्कल बनाएंगे, आप इस सर्कल जिसकी रेडियस 100 रखेंगे और आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर रखेंगे, जिससे सेंटर पर एंगल बन जाएगा। वह एंगल बनेगा रेडियन में, और फिर उसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे आंसर। ठीक,
अब देखो इसी बात को हम यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया आपको, एक सर्कल बनाएंगे, रेडियस 100 रखेंगे, आर्क लेंथ 22 रखेंगे, तो सेंटर पर एंगल बन जाएगा। ये कितना एंगल बनेगा नहीं पता, हमने यहाँ पर यक्स बोला है, ठीक है। फार्मूले में होता है थीटा, तो यहाँ थीटा का काम एक्स करेगा, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। तो ये वैल्यू डालो एल के पोजीशन पर, 100 वैल्यू डालो आर के पोजीशन पर, तो ये बन गया 22/100। आंसर थीटा का सदैव रेडियन में लिखा जाता है, बट क्वेश्चन रेडियन में नहीं पूछा, क्वेश्चन में डिग्री में बात किया है। डिग्री में बताओ, कोई बात नहीं है। 22/100 में आप मल्टीप्लाई करा दोगे 180/पाई से। पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पुट करेंगे और फिर थोड़े से कैलकुलेशन करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। इसे मिक्स्ड में रखेंगे। अच्छा, मिक्स्ड में रखने के बाद ये आपका 12 डिग्री और ये 3/5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और इसका आंसर बनेगा 36 मिनट, ठीक। आइए 12 डिग्री, इस तरीके से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 ये और करके है, ठीक है, ये और करके है, ओके। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 np3 n ग्रेटर देन 4। इसको कैसे करोगे ज़रा सुनो। कैलकुलेशन यहाँ पर भी है, हम करके दिखा देते हैं दोबारा से, ठीक है। np5 का फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-5 फैक्टोरियल, ये होगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 42 np3 n फैक्टोरियल n-3 डिनोमिनेटर n-3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन बता दिया है कि n की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है, यानी n की वैल्यू 4 ग्रेटर देन 4 आएगी। क्या आएगी यही पता करना है, ठीक। कोई बात नहीं है, अब कैलकुलेशन करेंगे। n फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट n फैक्टोरियल को लिखेंगे n मल्टीप्लाई n-1 फिर n-2, एक कम करके लिखते हैं। यहाँ पर n था, फिर एक कम की n-1, फिर एक कम की n-2, फिर से एक कम करेंगे n-3, फिर आप एक कम करेंगे तो n-4, ठीक, फिर एक कम करेंगे तो n-5। अब डिनोमिनेटर n-5 फैक्टोरियल है ना, तो यहीं तक रखेंगे, आप रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं, कम नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो अपान n-5 फैक्टोरियल, ओके। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर यही काम यहाँ पर करेंगे। 42 कांस्टेंट है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो n फैक्टोरियल है ना, इसको लिखेंगे n, फिर n-1, फिर एक कम करेंगे n-2, फिर एक और कम कर n-3 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में है, अपान n-3 फैक्टोरियल। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और कुछ होगा तो आप कहोगे हाँ ये n लेफ्ट में है, ये राइट में, कैंसिल, n-1 कैंसिल, n-2 कैंसिल, ठीक है।
लेफ्ट में क्या बचा? लेफ्ट में आपका बच गया है n-3 n-4, n-3 n-4, और राइट में बचा 42। इस 42 को लिखोगे 6 × 7। ठीक, अब 6 को ऐसे लिखोगे n-3 के टाइप का, तो बने, देखो 6 को तुम लिख सकते हो 10-4, ऐसे लिख सकते हो 10-3। देखो इस टाइप का बन गया। n-3 मतलब 10-3, n-4 मतलब 10-4। तो कंपेयरिंग कराओ तो n की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके सलूशन में भी हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप इसे 1.01 को आप स्प्लिट कर दोगे 1 + 0.01। इस पर पावर जो है, इस पर पावर लगा देंगे, यहाँ पावर है ना, पावर लगा देंगे। पावर में 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 बाइनॉमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू इससे अधिक आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये प्रूव करना है कि x⁴n का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में इक्वल होगा ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन। ठीक, अब इसके लिए आप पहले वाले को कोफिशिएंट a बोल दीजिए और दूसरे वाले को कोफिशिएंट b बोल दीजिए। इसका आंसर ये निकल के आता है, कैलकुलेट कर लीजिए। इसका आंसर ये आता है, इसको भी कैलकुलेट कीजिए। ये देखो, देख रहे हो रिजल्ट, ये 2 टाइम्स है, तो बस प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूले आपको याद रखने होंगे। फार्मूले याद रहते हैं तो आंसर बन जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर का काम करेंगे, कैलकुलेटर से बिल्कुल आसान होता है। फार्मूला आपको विशेष रूप से याद रखना है, जिसको हम दिखा रहे हैं, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इसमें आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। डाई को क्या कर दिया गया? रोल कर दिया गया। अब डाई को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस, एक डाई है, रोल करोगे सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। अब इस पर बहुत सारे इवेंट बनेंगे, आपको इवेंट ए लिखना है। कैसा है इवेंट ए? प्राइम नंबर। तो इसका प्राइम नंबर क्या है? देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। ये सेट ए बोला गया है, देखो लेट किया गया ए। सेट बी किसे बोला गया? जरा देखो, इवेंट किसे भी बोला गया? एन ऑड नंबर। इसमें ऑड नंबर बताओ कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है। ठीक, अब आपको ए और बी यानी ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। नॉट ए का मतलब बेटा जी ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर सैंपल स्पेस यस है, में से ए को क्या करना है? सबट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो ये केवल आपको इवेंट बनाना है, इस तरीके से इवेंट बनाना है। ओके, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर 22 में एक कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया गया। फिर इफ़, अब कॉइन को टॉस करोगे तो हेड या टेल आएगा। ये बोल रहा है इफ़ इट शोज हेड वी ड्रा ए बॉल, तब आपको एक बॉल ड्रा करना है। हेड आने पर एक बॉल ड्रा करना है फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। तो बैग एक वी ड्रा ए बॉल फ्रॉम अ बैग, एक बैग से
उस बैग में 3 ब्लू 4 वाइट बाल हैं, वहाँ से एक बाल सेलेक्ट करना है। तो आप इनमें से कोई भी आपका बाल आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हेड के साथ टोटल 7 आउटकम बनेंगे, ठीक है। और यदि, फिर आगे सुनो, इफ़ इट शोज टेल देन थ्रो ए डाई, तब आपको अगर टेल आता है तो डाई को थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई एक आएगा, यानी कि टेल के साथ 6 आउटकम आ सकते हैं और हेड के साथ 7 आउटकम, 3 + 4 7, यानी टोटल 13 आउटकम आएंगे। उसको आपको लिख लेना है सैंपल स्पेस में, ओके। कैसे लिखे जाएंगे ये देखो, हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये लेटस डिनोट ब्लू बाल्स B1 B2 B3, ठीक है। और वाइट बाल के लिए W1 W2 W2 W4, ठीक। अब हेड के साथ HB1 हो सकता है, H के साथ HB2 हो सकता है, HB3 हो सकता है, इसमें से कोई एक हो सकता है, या HW1 हो सकता है, HW2 हो सकता है, HW3 हो सकता है, HW4 हो सकता है। टोटल काउंट करो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब टेल के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि टेल आने पर हमें डाई को थ्रो करना है। हेड के आने पर हमें एक बाल को ड्रा करना है। बाल तो यहाँ से निकलेगा, तो कितने हो सकते हैं 7, तो इसलिए 7 बने। और टेल पर हमें डाई को थ्रो करना है, डाई पर ये बनेगा, ठीक। तो टोटल सैंपल, आपके सैंपल्स में टोटल आउटकम 13 बनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाना होता है। जितने इनक्वलिटी दिए जाते हैं सभी इनक्वलिटी को हम लिख लेते हैं। ये लास्ट के 2 इनक्वलिटी हमको ये बताते हैं कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है, ठीक है। x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कहने मतलब आपको इसी 3 इनक्वलिटी पर काम करना है। तो पहले इस फर्स्ट इनक्वलिटी को फर्स्ट इक्वेशन की बना लोगे, और यहाँ इसको ड्रा करने के लिए आप यहाँ से 2 पॉइंट सर्च करोगे। कैसे सर्च करोगे उसको सुनो। x की वैल्यू आप यहाँ रखिए, जैसे कुछ भी रख सकते हैं, हम 0 रख रहे हैं। 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिलेगी। अब एक पॉइंट मिल गया। अब y की 0 रखोगे तो x की 10 मिलेगी। तो ये एक पॉइंट मिल गया, और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इसको ग्राफ पेपर पर हम ये दोनों पॉइंट को दिखाते हैं। 10, आपका आएगा x एक्सिस पर, और 0, 5 आएगा y एक्सिस पर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कराओगे, और ज्वाइन करा कर इन्हें आगे बढ़ा दोगे। ऐसा करने से प्लेन आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट इधर का, एक पार्ट इधर का, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आप सॉल्यूशन में कौन सा पार्ट आएगा अभी ये तय नहीं हुआ है। ये तय कौन करेगा, जब आप ये फर्स्ट हाफ प्लेन सेकंड हाफ प्लेन में से कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे। तो हम लोग जनरली ओरिजिन के साइड में कोई पॉइंट उठाते हैं, तो ओरिजिन के साइड में ओरिजिन को ही उठा लेते हैं, ठीक है। ये इस ओरिजिन को उठाते हैं, इनक्वलिटी में रखते हैं, ये हमारी इनक्वलिटी है, इसमें रखते हैं। तो x के पोजीशन पे 0 रखते हैं, y के पोजीशन पे 0, तो ये बन जाएगा 0 + 2 × 0 लेस आर इक्वल टू 10। ये बन गया 0, ठीक है। 0 + 2 × 0 0 हो गया, पूरा 0 हो गया ये लेफ्ट में, और लेस आर इक्वल टू 10। ये ज़रा इसे आप रेड करो, 0 इज लेस और इक्वल टू 10। 0 10 से कम हो सकता है, 10 से कम है, या 10 के बराबर है, तो बात सही है, 0 10 से कम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सेकंड, ये आपने इधर से उठाया था 2 की तरफ से, तो 2 की तरफ का आंसर आपका सलूशन में आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप 2 इधर के साइड में, ओरिजिन के साइड में आप ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है। ये आप एरो बनाएंगे।
अब आप चाहें तो आप थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में मत बनाओ, सेकंड क्वाड्रेंट मत बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम छोटा 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 एरो बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है। ये हमारा एक इनक्वलिटी बन गई। सिमिलरली हम सेकंड इनक्वलिटी को बनाते हैं, ठीक ऐसे ही। दोबारा से आप इसको सुनना, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप थर्ड इनक्वलिटी को बनाते हैं। सारे का सलूशन एक ही ग्राफ पेपर पर देखते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पर किए हैं, यही कंबाइंड रीजन आता है, सबका सलूशन यही आता है। ठीक है, लाइन पर भी जितने पॉइंट हैं उनको भी आप सलूशन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब में देखो क्या आया है, इक्वल का सिंबल आया है, यानी ये लाइन भी हमारे सलूशन में आएंगे। लाइन पर जितने पॉइंट होंगे उस सब के सब सलूशन होंगे। तो कितने सलूशन होंगे? इनफाइनाइट। इसमें कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम सेक्शन डी पर आते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी के क्वेश्चन ज़रा देखो। सेक्शन डी में बेटा जी आपका है 24 क्वेश्चन। सेट ए इक्वल टू, ये आपका है सेट ए, और यहाँ पर सेट ए को डोमेन कहा गया है। ठीक है, डोमेन, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो यानी यहाँ पर आप डोमेन से कोई मेंबर रखोगे, तो यहाँ से पहले हम 9 को रखते हैं, तो 9 को रखेंगे, तो यहाँ भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे n के पोजीशन पर। तो आपको बताना है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का फैक्टर करोगे तो आपको 9 का फैक्टर बनेगा 3 × 3। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? तो आप 3 बोलोगे, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक, अब आप 10 को उठाओगे, 10 को रखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी रखोगे 10 को, यहाँ पर भी। तो 10 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा हाईएस्ट? इसका 2 और 5 बनेगा, तो 5 हाईएस्ट है, तो 5 लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो लिखे गया है। ये आपका है, पहले 9 को रखा गया तो 3 आंसर आया, 10 को रखा गया तो 5 आंसर आया, 11 को रखा गया तो 11 का फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा? 1 × 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11, तो 11 ही आंसर आया। 12 रखा गया तो 12 का फैक्टर करोगे तो कितना बनेगा? 2 × 2 कितना हो गया? ×3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो कितना बनेगा? ये 12 है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, 2 × 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे बेटा जी 3 लिख लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 आएगा, है ना। अच्छा, जब 13 रखेंगे तब 13 का 13 आएगा। तो कौन कौन से आंसर आए देखो, 3 आया, 5 आया, 11 आया, 13 आया, 3 आया, 5 आया, 11 आया, 3 आया, 13 आया, ये आया। ओके, इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपका है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 25, सम फाइंड करना है। 5, 11, 19, 29, 41, ये स्पेशल सीरीज है। n टर्म का सम फाइंड करना है, तो इस n टर्म के सम को हम लोग Sn लिखते हैं। तो Sn का मतलब पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे जितने भी टर्म हैं, कहाँ तक? nth टर्म। Sn का मतलब n टर्म लिखेंगे। तो इसे दोबारा से इसे लिख लेंगे, क्योंकि अभी ये हमें नहीं पता है कौन सी सीरीज है, ये AP है, DP है, कौन सी है पता नहीं है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका है कि Sn को 2 बार लिखते हैं, जो चीज़ यहाँ लिखे रहते हैं दोबारा उसको फिर से लिखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा से एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। अब फिर ये हमारे सामने 2 इक्वेशन बन जाते हैं, सबट्रैक्ट करा देते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये इधर तो 0 आ जाता है।
इधर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आ जाता है। 11 5 का डिफरेंस 6, 19 11 का डिफरेंस 8। इस तरीके से सब डिफरेंसों का आते हैं। अब ये आपके ब्रैकेट में n-1 टर्म बनते हैं। ये लास्ट का जो टर्म है वो an यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये ओके। अच्छा, अब इसके बाद इस an को हम लोग लेफ्ट में कर देते हैं। अब यह एक AP है। AP में इसमें n-1 टर्म है तो n-1/2। फर्स्ट टर्म 6 है, 2a यानी 12। नंबर ऑफ टर्म n-1 यानी 2, कॉमन डिफरेंस 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाता है, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ये आपका nth टर्म आ गया। nth टर्म आ गया तो अब समेसन लगा लेंगे। तो nth को यहाँ पर k है तो यहाँ k डाल दिया जाता है, तो ये k² + 3k + 1 समेसन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके साथ भी लग जाता है, इसके साथ भी लग जाता है, इसके साथ भी। इसका आंसर ये बनता है, इसका आंसर ये बनता है, इसका आंसर n आता है। सिंप्लीफाई करने पर ये फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। sin c - sin d sin c प्लस का लगाकर आप सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सलूशन, जनरल सलूशन का आंसर आता है। ठीक है, sin 2θ के आइडेंटिटी लगा लेते हैं, केस बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये तो हो गया 20 ट्रिग्नोमेट्री तक। 27 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स हैं, और आपको डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स। तो 5 में से 2 बॉल को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से करोगे? 5c2 एंड 6c3 ब्लैक से 2 ब्लैक्स, रेड से 3 रेड है, तो इतने तरीके से सेलेक्ट करोगे। ठीक, 28 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, फार्मूले लगाकर आप सॉल्व कर लेंगे। 29 ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से है। बैग है, बैग के पास 9 डिस्क्स हैं, 4 रेड 3 ब्लू 2 येलो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी बतानी है। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आप पहले इवेंट बना लेंगे, और ए इवेंट में रेड कितने हैं? टोटल 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 4/9, और येलो में 2 हैं तो प्रोबेबिलिटी 2/9, और ब्लू वाले में 3 हैं तो प्रोबेबिलिटी 3/9। नॉट सी का फार्मूला है 1 - BC, ये इसका आंसर 1/3 2/3। ए और सी का मतलब ए यूनियन सी, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनका फार्मूला ये बनता है, आपस में ऐड कर देंगे 7/9। इस तरीके से पूरा आपका कंप्लीट हुआ।